एक वॉर कवर करना आसान है बनिस्बत एक दंगा कवर करने के। अब वो कहते हैं कि अब मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि सरकार किसी और की है और हमें यहाँ काम करना है। युद्ध में जो सबसे बड़ी सीख होती है, ज़िंदगी दो पल की है इरफान साहब। ये तो न्यूट्रल नहीं है, ये तो बायस्ड है। उस बायसनेस से जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बायसनेस, तो लोगों का गुस्सा होता है। कुछ हिंदू नेम से लोग हैं जो हमारे हिंदू डेटीज़ को गाली गलौज कर रहे हैं उनका, और कह रहे हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। टारगेट रहता है 17-18 साल तक के बच्चे, लड़के लड़कियां सब। केजरीवाल ने कुछ भी किया हो, उसने काम तो कुछ किया नहीं। केजरीवाल ने सबसे बड़ा नुकसान किया, वो लोगों के भरोसे में छेद करके किया। ये कह दें कि जीता तो एनडीए है, लेकिन हम मुख्यमंत्री बनाएंगे पासवान को। नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं स्टार नेटवर्क। अंधेरा बहुत है, कोई साया हो नहीं सकता। ये कौन है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। जी हाँ, इन वाक्यों को सही मायनों में अगर किसी ने जिया है तो उस शख्स का नाम है राकेश त्रिपाठी साहब। राकेश जी एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने स्टोरी के अलावा न्यूज़ रूम को, जर्नलिज़्म को, पॉलिटिक्स को बहुत ही करीब से देखा है और आज वो हमारे बीच में हैं। वो कुछ स्टोरीज़ शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच राकेश जी, आप यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात जो मैं अपने स्टूडेंट से जब जिक्र कर रहा था, आपके बारे में भी बताया कि आप रजत जी के साथ भी काम किए हैं और न्यूज़ ट्रैक में भी आपने काम किया, जी में भी आपने काम किया, इंडिया टीवी में भी काम किया। उस वक्त का दौर और अब का दौर में कोई डिफरेंस आपको नज़र आया? बहुत फ़र्क है। एक तो टेक्नोलॉजी का है और दूसरी बात यह है कि अब 24 घंटे हैं तो टीवी इज़ अ मॉन्स्टर। उसको खाने को चाहिए, खबर चाहिए उसको, तो 24 घंटे आपको खबर देनी है। पहले के समय में क्या होता था, आधे घंटे का एक शो होता था रात में 9 बजे, 9 से 9:30 या 9 से 10, आई मीन 20-25 ईयर्स अगो। और उसके बाद चैनल्स आए, तो चैनल्स को तो 24 घंटे का मामला चाहिए, तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्शन भी करना पड़ता है। तो फिर आपको शहर शहर, राजधानी राजधानी, और उसके बाद गांव कूचे की भी खबर। तो आप धीरे धीरे नैरो टेलीकास्ट में भी आप जाते हैं, ब्रॉडकास्ट में तो जाते ही हैं। तो आपको लगता है कि गलियों की भी खबर अगर हो, आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स कुछ छोटे छोटे शहरों के लिए अलग से आधे घंटे का शो बनाते हैं, तो वो भी शुरू हुआ। तो बहुत परिवर्तन आ गया और न्यूज़ रूम भी बहुत बदल गया पहले के मुकाबले। पहले सिर्फ आधे घंटे का एक शो रहता था तो दिन में खा पी भी लेते थे हम लोग, लेकिन अब मार-धाड़ ज़्यादा हो गई है और बहुत पेसी हो गया, बहुत पेसी। और उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होने लगी हैं उसकी वजह से, चूँकि स्पीड चाहिए सबको, और स्पीड पाने के चक्कर में फिर माहौल अब वो नहीं रह गया जो दोस्ती का, याराने का माहौल रहता था। अब कंपटीशन बढ़ गया है, उसकी वजह से गाली गलौज भी होती है, पॉलिटिक्स भी होती है, इसको उठाना उसको गिराना, तो बहुत फ़र्क आ गया। पॉलिटिक्स कवर करते करते मैंने देखा है बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स करने भी लगते हैं, तो बहुत फ़र्क आ गया है। आपने स्पीड का बात कहा तो मुझे ऐसा लगता है, कोई ये कह रहे थे कि तेज़ रफ्तार करे खबर बेकार, असली खबर वो जो सच्ची खबर हो। तो स्पीड के चक्कर में आप ऑब्जेक्टिविटी को भूल जाते हैं। बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि उसका कोई मतलब नहीं होता। मैं बहुत सारे चैनल में जानता हूँ लोगों को जो काम कम करते हैं लेकिन फ्लोर पर दौड़ते हैं ज़्यादा। अगर वो देख लेते हैं उनका ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सामने खड़ा है या दूर से दिख रहा है, तो वो दौड़ते हुए जाते हैं प्रोड्यूसर के पास, दौड़ते हुए भाग के एंकर के पास जाते हैं, जस्ट टू शो आई एम वर्किंग। तो वो, और स्पीड का भी कोई, स्पीड के चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी होती हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि, और वो सब दे रहे हैं, सारे चैनल्स दे रहे हैं। आप अगर 7 बजे से आप 6 बजे से देख लें, अगर आप
प्राइम टाइम शुरू होता है मान लीजिए 10 बजे तक, तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सेम सब्जेक्ट पे डिफरेंट चैनल्स पर या तो डिस्कशंस हो रहे हैं या तो वो खबरें चल रही हैं, सेम खबरें, कोई नया एंगल नहीं, कोई नई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा रुक के ही अगर थोड़ी सी आप वो चीज़ें वो बात दीजिए लोगों को, वो चीज़ें दिखाइए जो और कोई नहीं दिखा रहा हो। राकेश जी, आप न्यूज़ ट्रैक में काम किया आपने, मुझे एहसास है कि आपने बीबीसी में भी काफ़ी लंबे समय में काम किया। आपने वहाँ पे जो लोग थे, आपके जो साथी थे, बाहर के लोग भी थे, फॉरेनर्स भी थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उस वक्त? मैंने बहुत सीखा, आई मस्ट से। बीबीसी वालों को टेलीविज़न की, ऑडियो विजुअल की कमाल की जानकारी होती है। और वहाँ तो एक परंपरा ये है कि रिपोर्टर अगर जाएगा, मतलब वहाँ आपका डेजिग्नेशन रिपोर्टर या सीनियर रिपोर्टर नहीं होता, रिपोर्टर ऑब्लिक प्रोड्यूसर वो होता है। तो मान लीजिए मैं रिपोर्टर हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ एक प्रोड्यूसर भी जाएगा। और वो प्रोड्यूसर, चूँकि मैं लकी हूँ, मुझे बीबीसी वर्ल्ड वाइड की टीम ने आके 2 महीने हम लोगों को ट्रेन किया था यहाँ दिल्ली में। तो मैंने देखा कि वो पहले कहते थे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आज आपकी स्टोरी क्या है, तो उस स्टोरी में, और वो लिखता था, अंग्रेज़ लिखता था कि आपकी स्टोरी ये है, आपके विजुअल क्या क्या होने चाहिए, तो विजुअल ये हो, ये हो, ये हो, और बाइट्स किसकी किसकी चाहिए, तो 2 वकीलों की चाहिए या जो भी है, वो लिखता था। और वो इस तरह से वो आपके साथ गाड़ी में जाता था और आपसे कहता था, नाउ यू टेल योर स्टोरी टू नरेट योर स्टोरी टू योर कैमरामैन। वो कहता था कैमरामैन को आप लोग यहाँ भारत में सेकंड ग्रेड सिटीज़न मानते हैं, ये ऐसा नहीं है, वो आपके बराबर का जर्नलिस्ट है, वो कैमरा जर्नलिस्ट है, फ़ोटो जर्नलिस्ट है, आपकी आँख नाक कान कैमरामैन है, तो आप उसको बताइए, वो आपकी स्टोरी आपकी निगाह से अपने कैमरे से लगाएगा। तो ये मैंने सबसे बड़ी बात तो वहाँ ये सीखी कि आप भाईचारा जो होता है, बाद में मुझे बहुत काम आया। मैं कारगिल वॉर कवर करने गया और वहाँ मैंने देखा कि हमारी फ्रेंडशिप थी हमारे कैमरामैन से, तो हम कैमरामैन ने हमारा बहुत काम किया। उसने मुझसे कहा कि बस आप स्टोरी सोचो, बाकी आपके रहने खाने और क्या क्या करना पड़ेगा वो सब इंतज़ाम मैं करूँगा। तो ये एक टीम वर्क जो होता है वो बीबीसी में हमने सीखा। कारगिल का एपिसोड कैसा रहा? हाउ एक्साइटिंग इट वाज एंड हाउ डेंजरस इट वाज? वेरी डेंजरस। लेकिन मैं ये मानूंगा इरफान साहब कि एक वॉर कवर करना आसान है बनिस्बत एक दंगा कवर करने के। दंगे में आपको पता नहीं रहता कि एसिड की बोतल किधर से आ रही है, कहीं से भी आ सकती है, दोनों साइड से। लेकिन यहाँ तो वॉर में पता है कि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है, तो उधर से एक आवाज़ आएगी, सीटी की आवाज़ आए तो समझ लो बम आ रहा है, शेल आ रहा है, और तुरंत लेट जाओ। ये हमें आर्मी वालों ने सिखाया जिस दिन हम पहली बार उतरे वहाँ। तो वहाँ ये ख़तरा नहीं रहता, तो वहाँ ये पता रहता था वहाँ से आ रहा है, और ये भी पता रहता था कि क्या होगा, कैसे होता। आर्मी तो अपनी रहती ही है। मैं जब गया था तो हमारी फ़ौज जीत चुकी थी और वो धीरे धीरे उतरने की कोशिश में थे। तोलोलिंग जीत लिया था उन्होंने, टाइगर जीत लिया था, और वो धीरे धीरे उतरने वाले थे धीरे धीरे। तो वो हम सब ने देखा, और हमने ये भी देखा, मैंने जाकर उनको बल्कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे वाई.के. जोशी, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, नॉर्दर्न रीजन के ही, उसी एरिया के ही, कश्मीर के एरिया के। तो वो मैंने उनसे, जब वो उतर रहे थे तो मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या मैंने उन्हें बताया कि आप लोग तो यहाँ फ्रंट पर खड़े हैं, आपको शायद पता नहीं है कि आपके पीछे हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं, छोटे स्कूल में पढ़ने वाले, उन्होंने अपनी जेब खर्च से पैसे इकट्ठा करके आपके लिए भेजा। उस लड़ाई लड़कर आने वाले उस फौजी की आंख में आंसू आ गया इरफान साहब, और वो कोई जवाब नहीं दे पाए। बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, वाई.के. जोशी जनरल भी बन सकते थे, लेकिन कुछ मामला हो गया उनका। तो बाद में मैंने रिमाइंड भी कराया उनको कि मेरी आपसे मुलाकात हुई थी कारगिल में। तो वहाँ युद्ध में जो सबसे बड़ी सीख होती है, ज़िंदगी 2 पल की है इरफान साहब।
हम रोज़ देखते थे कोई न कोई डेड बॉडी किसी शहीद की हेलीकॉप्टर में लादी जा रही है, फिर वो वहाँ से श्रीनगर जाते थे, तो वो बहुत दर्दनाक होता था। आपने बताया कि वॉर कवर करना इजी है और उसमें उतना थ्रेटनिंग नहीं है जितना कि दंगा कवर करना, और दंगे के दौरान ये नहीं पता चलता है कि बॉटल किधर से आ रहा है। लेकिन हाल ही में ये देखा गया है कि कुछ जर्नलिस्ट जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज़म करते हैं और उनके पुतले जलाए गए, पोस्टर्स जलाए गए, उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई एक महिला पत्रकार के ख़िलाफ़। तो और मेरे ख़्याल से 2016-17 में भी चुनाव के दौरान किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के उनको लिटरली पीटा गया क्राउड द्वारा। तो आपको क्या लगता है कितना ख़तरा है इस तरह के मास जब होते हैं तो मीडिया पे क्यों अटैक हो रहा है? मीडिया पे अटैक इसलिए होता है कि वो हमारा सोर्स है। मैं एक आम जनता हूँ, अब मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे हर कोई यूट्यूब खोल के बैठा हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ अगर वो जो बोल रहा है अगर मैं असहमत हूँ और मैं लॉजिकल नहीं सोचता हूँ कोई बात, तो नेचुरली मैं रिएक्ट करूँगा। तो वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब उसके बाद ये ऐसी स्थिति आती है। और ये हर क्षेत्र में है इरफान साहब, जर्नलिज्म में भी होगा, ऐसे हर क्षेत्र में जिसका पब्लिक डीलिंग है जिसकी। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि पुलिस पर हमला हो गया या जज की गाड़ी पर हमला हो गया, कलेक्टर की गाड़ी पर हमला हो गया, लोगों ने घेर लिया। कई बार लोग अपनी तकलीफ़ों की वजह से घेरते हैं क्योंकि उनको कहीं न्याय नहीं मिलता, जस्टिस नहीं मिलता। जर्नलिस्ट से नाराज़ इसलिए होते हैं क्योंकि वो उसमें भी एक गड़बड़ है। जर्नलिस्ट न्यूट्रल होकर जर्नलिज्म नहीं करता, और हमारा सबसे अच्छा जज वो होता है जो सामने बैठकर न जाने कितने टेलीविज़न सेट्स पर हमको देख रहा होता है। तो वो बेहतर जज होता है, वो कहता है कि ये तो न्यूट्रल नहीं है, ये तो बायस्ड है। उस बायसनेस से जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बायसनेस, तो लोगों का गुस्सा होता है। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये ठीक नहीं है वायलेंस करना। आप किसी से सहमत नहीं है तो आप उसकी पिटाई नहीं कर देंगे। अभी हाल ही में जूता उछाला गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर, वो भी गलत है, एक्शन गलत है, हालांकि उसके पीछे बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, उसको भी सोच। लेकिन ये वेंट आउट करता है अगर आदमी को आज की दुनिया में, क्योंकि सोशल मीडिया इतना। लेकिन एक जर्नलिस्ट जो काम कर रहा है किसी चैनल पे, उसके पास उतना फ्रीडम नहीं होता है। उसे तो जो बताया जाता है उसे तो ये भी बताया जाता है तुम्हें क्या बोलना है। दुख की बात यह है अब ऐसा नहीं है कि आप जो सच्चाई है आप बोल दें। वो कहते थे जो बोलना है, जो तुम्हें ठीक, तुम वो बताओ जो तुमने देखा या जो तुमने महसूस किया। लेकिन अब वो कहते हैं कि अब मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि सरकार किसी और की है और हमें यहाँ काम करना है और हमें चैनल पे विज्ञापन आने हैं। तो चैनल पे विज्ञापन आने हैं, सरकारी विज्ञापन अच्छे खासे होते हैं। वो सारी बाज़ार की जो समीकरण है वो सारे हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हाथ भी बंधे होते हैं मालिकों के। और मालिक पहले से ही, चूँकि मालिक सबसे बड़ा एडिटर होता है, तो वो बता देता है कि भैया तुमको इस घेरे में काम करना है। तो ये एक दिक्कत है। राकेश जी, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का, और जिस हिसाब से सोशल मीडिया एक पावरफुल मीडियम बनता जा रहा है। आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ, आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ। जेन जी को बिल्कुल एक्टिवेट कर दिया गया और सोशल मीडिया द्वारा किया गया। सोशल मीडिया इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय अमेरिकन्स। हम एलन मस्क की बात करें या मार्क ज़करबर्ग की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि उनका इंटरेस्ट तो मेरे ख्याल से रेवेन्यू पर है। किस कंट्री में क्या हो रहा है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ तो रोक लगनी चाहिए इस पर। मुझे लगता है ये भारत है, ये देश है, यहाँ पे आप जो चाहें वो आप दिखा देंगे, ये तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है ऐसा कि कुछ तो रोक लगनी चाहिए, लेकिन ये अभी तरीका कोई नहीं खोज पाया इसका कि कैसे रोक लगनी चाहिए। वो कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं होगा। तो ये कुछ दिक्कतें हैं। अब सरकार तो सोच रही थी, हम सब सुन रहे थे कि सोशल मीडिया पर भी कुछ बंदिशें होंगी, लेकिन वो किस तरह की होगी अभी सरकार भी समझ नहीं पाई है। तो
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी मान लीजिए अगर चेक रखा गया और प्रेस फ्रीडम में भी एक तरह से चेक रखा गया और वो आज़ादी नहीं रही या कम कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है वो डेमोक्रेसी के लिए सही रहेगा? नहीं, प्रेस को तो कभी नहीं रोकना चाहिए। प्रेस तो अगर रोका जाएगा तो वो इमरजेंसी में जैसे हुआ था, वो नहीं रोकना चाहिए। एक अखबार है, एक न्यूज़ चैनल है, वो जवाबदेही उनकी है। लेकिन सोशल मीडिया पे किसकी जवाबदेही? कौन कह रहा है कि ये कंटेंट ठीक नहीं है? कोई बंदिश है नहीं। हर कोई अपना एडिटर है। और अब तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं सोशल मीडिया पे, आप जानते हैं, कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है। हम लोग अभी कुछ बोलना होता है तो हम लोग सोचते हैं, देखें कि इसे किसने कहा है, तो हम वो शब्द लगाते हैं कथित तौर पर, जो हमें बीबीसी वालों ने सिखाया था, अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहिए, किसी का कहा अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, तो बताओ कि किसने, एट्रीब्यूट करो। तो वो चीज़ें अब बहुत मुश्किल है, सोशल मीडिया में होता नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो है, चैलेंज है ये, कैसे कंट्रोल करेंगे सोशल। राकेश जी, ये भी देखा गया है, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट से मेरी बातें हुई थी और कुछ लोग हैं जो ख़ास तौर पे डिफेंस के रिसर्च में काम करते हैं, उन लोगों का ये कहना था कि सोशल मीडिया में बहुत सारे फेक हैंडल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं अक्रॉस द कंट्री जो लोग फेक नाम डाल करके, फेक हिंदू नाम डाल करके उन्होंने ट्विटर हैंडल बनाया है और वो गालियां बक रहे हैं पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को और उसको बिल्कुल वायरल किया जाता है, जिससे कि हमारे देश का माहौल ख़राब होता है। मैंने ये आईएसआई करती है ऐसा, मैं बता रहा हूँ। मेरा बेटा सिम्बाइसिस में पढ़ता था, लॉ के फर्स्ट ईयर में था, एंड ही कॉल्ड अप एक दिन रात में। उसने कहा कि पापा मैं फेसबुक पे हूँ, वहाँ पे कुछ हिंदू नेम से लोग हैं जो हमारे हिंदू डेटीज़ को गाली गलौज कर रहे हैं उनका, और कह रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैंने तुरंत पकड़ लिया, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैंने कहा कि सबसे पहले उन लोगों को ब्लॉक करो, वहाँ से निकलो। क्यों? तो मैंने बताया कि वो लोग हैं ही नहीं, ये असली लोग नहीं हैं, ये फेक नेम है। और फेक नेम से ये धीरे धीरे क्या करते हैं, आपकी मेंटालिटी बदलने की कोशिश करते हैं। बच्चा 17-18 साल का है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, लैपटॉप मिला है, फेसबुक उसके सामने है, वो दुनिया की एक दूसरी अनूठी खिड़की है, वहाँ से दुनिया नज़र आती है। तो उसके दिमाग को बदलो। तो वो इस तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। तो मैंने उसे बताया कि बेटा ये ऐसे इस तरह से, तो उसने उन लोगों को ब्लॉक किया। और वो आईएसआई का काम ही यही है कि वो इस तरह के फेक हैंडल्स या हैंडल से, फेसबुक में, ट्विटर पे आप देख लीजिए, ट्विटर में तो साफ दिखता है। तो ये कोशिश करते हैं कि बच्चों की मानसिकता, एडल्ट को तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन उनका टारगेट रहता है 17-18 साल तक के बच्चे, लड़के लड़कियां सब, उनको धीरे धीरे बदल दें उनका रास्ता, उनको अपनी सरकार के खिलाफ कर दें, अपने माँ बाप के खिलाफ कर दें, अपनी परंपराओं के खिलाफ कर दें, जिससे बच्चा 23, 24, 25 साल का हो तो वो डबल माइंडेड हो जाए, वो उसे समझ ही में ना आए, कन्फ्यूज रहे। तो आपकी यूथ खराब हो रही है, आपका यूथ ऐसा हो रहा है जो कन्फ्यूज है, उसे पता नहीं है मैं क्या करूं। एनर्जी है तो अब वो एनर्जी कहाँ जाएगी? गलत कामों में होगी। तो ये वो चाहते हैं, वो बहुत ही स्लो पॉइजन है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि लोग समझते हैं अब तो। साइबर बुलिंग एक बहुत मैसिव प्रॉब्लम है और बहुत सारे युवा पीढ़ी में बच्चे, लड़के और लड़कियां दे हैव कमिटेड सुसाइड साइबर बुलिंग के बाद। तो इसको कैसे चेक किया जाए? दूसरा, आपका क्या मैसेज है बच्चों के लिए कि ओवर रिएक्ट ना करें और बहुत ज़्यादा परेशान ना हो? ओवर रिएक्ट करने के लिए तो ये तो मुझे लगता है कि इसको परिवार के लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए। जो बच्चा परिवार से जुड़ा रहेगा, कई बार ऐसा होता है कि महानगरों में हस्बैंड वाइफ जब काम कर रहे थे और बच्चा छोटा था तो तब उनको बच्चे के लिए टाइम नहीं था। अब बच्चा 8 साल के अबव हुआ अगर, तो बच्चे के पास आपके लिए टाइम नहीं है। तो आपकी जो दोस्ती थी, परस्पर जो भरोसा था, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। तो इसीलिए बच्चे को कोई भी प्रभावित कर लेता है बाहर का, वो बुलिंग चाहे जैसी हो, साइबर हो या चाहे जैसी हो, वो अगर परिवार से जुड़ा रहेगा
तो मुझे लगता है कि वो मानसिक तौर पर मजबूत रहेगा। पेरेंट्स से, माँ बाप से, भाई बहनों से जो एक बॉन्ड होता है वो बना रहेगा। अगर उसे बाहर से कोई खिड़की खुलती भी है, कोई आवाज़ इस तरह की आती है, तो खट से अपनी मदर से पूछेगा या फादर से पूछेगा या भाई बहनों से पूछेगा, ये मेरे साथ हुआ, क्या है ये। वो उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती जो अपनी बात बताते नहीं हैं, भाई आप बता नहीं पाते। तो ये एक चीज़ हमें करनी चाहिए बच्चों के लिए। पेरेंट्स को एक्चुअली ध्यान देना चाहिए, बच्चों को तो कम, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। अगर वो बच्चों के साथ, चूँकि मैं 2 बड़े बच्चों का बाप हूँ और मैंने उनको बढ़ते हुए देखा है और ये सारी चीज़ें उनके साथ भी हुई है, तो मैं तो बहुत फ्रेंडली रहता था। वो तो सारी चीज़ें आके बताते भी थे। और मेरा बेटा तो 12th में था, तो वो एक बैंड था उसका, स्कूल का बैंड, और वो अच्छा सिंगर था, लीड सिंगर था। और अचानक एक दिन पता चला कि लीड सिंगर को हटा के किसी दूसरे सिंगर को रख दिया गया। तो वो पिछले 3 दिन से वो घर में किसी से बात ही नहीं कर रहा था। तो मैंने ये नोटिस किया, मैंने कहा क्या बात हो गई। बहुत पूछा, तब जाके पता चला ये। मैं दूसरे दिन मैं उसके स्कूल गया, मैं प्रिंसिपल से सीधे मिला। मैंने कहा मैं कोई वकालत करने नहीं आया, लेकिन ये चेंज मैंने देखा है, एंड इफ़ समथिंग हैपन्स टुमारो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप बुला के पूछिए म्यूज़िक टीचर से उसने ऐसा क्यों किया। तो बुलाया, पूछा, पता चला कि हाँ ये ऐसा तो किया। तो क्यों किया? जब वो इतने 8 अवार्ड जीत चुका है 1 साल में, तो आपने उसे क्यों हटाया? तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फादर की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, उसको इनिशिएटिव लेना पड़ता है। You have talked about the past, you are talking about the present. यहाँ पे let us talk a little about बिहार. आपको क्या लगता है बिहार में जिस हिसाब से एक रिसेंटमेंट हो रहा है और नीतीश जी के पार्टी से भी लोग अलग हो रहे हैं, लोगों को टिकट्स नहीं मिले हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि बिल्कुल नेक टू नेक रहेगा या? ये चीज़ें हर चुनाव में होती हैं और कुछ न कुछ एनडीए में भी प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं किसी तरह से उन्होंने लिस्ट निकाल दी है, लेकिन थोड़ी बहुत अनबन हो जाती है। मैंने तो बहुत बार यहाँ कांग्रेस दफ्तर में देखा है, आपने भी देखा ही होगा, ये हो जाता है। लेकिन मुझे वहाँ प्रशांत किशोर से बड़ी उम्मीद है। मैं ये नहीं कहता कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे, लेकिन वो असर डाल पाए तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि बड़ी उपलब्धि तो होगी ही, पहली बार ये भी साबित होगा कि पद यात्रा करने का सलीका क्या है। अगर आप किसी राज्य को, किसी देश को समझना चाहते हैं पद यात्रा के ज़रिए, तो कैसे करनी चाहिए पद यात्रा, ऐसे करनी चाहिए, ये प्रशांत किशोर ने ज़रूर बताया। तो मुझे बड़ी उम्मीद है। साथ ही एक डर भी है, कहीं दूसरा केजरीवाल ना पैदा हो गया। मैं वही पूछने वाला था। क्योंकि केजरीवाल ने कुछ भी किया हो, उसने काम तो कुछ किया नहीं, मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल ने सबसे बड़ा नुकसान किया, वो लोगों के भरोसे में छेद करके किया। अब शायद 20-25 साल कोई जन आंदोलन ना उठे, वो गुबार ना उठे, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये तो वैसे ही है जैसे केजरीवाल ने किया था। तो ये एक बड़ा नुकसान किया उसने भारतीय लोकतंत्र का। तो क्योंकि इससे पहले आप देखिए 1975 में एक जन आंदोलन हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, जिसमें लोग घर से बाहर निकले, पार्टिसिपेशन हो। तो केजरीवाल के आंदोलन में भी था पार्टिसिपेशन, मैंने देखा था, बच्चे, औरतें, बूढ़े लोग घर से बाहर निकल के रामलीला मैदान में आ रहे थे, हमने तो कवर किया। True. लेकिन इसका बड़ा मिसयूज हो गया, वो बहुत दुखद है। Two valid points here. One, चिराग पासवान's role. चिराग पासवान भगवान राम के हनुमान है, और थोड़ी बहुत बच्चा भी होता है तो थोड़ा सा झींकता है, गुस्सा होता है घर में, करता वही है जो बाप कहता है या माँ बाप कहते हैं बेटा ये वाला रास्ता सही है, अल्टीमेटली करता वही है। तो चिराग पासवान रहेंगे वहीं। ये हो सकता है कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो और नई चाल चल दें प्रधानमंत्री या अमित शाह, और ये कह दें कि जीता तो एनडीए है लेकिन हम मुख्यमंत्री बनाएंगे पासवान को, चिराग को। ये हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पार्टी ये भी देखेगी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना के
29 सीटें हैं उनके पास, तो मुख्यमंत्री बना के हम कोई उनकी पार्टी को बड़ा तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में ये सब होता है। इट्स ऑलमोस्ट 20 years नाउ फॉर नीतीश कुमार, और पलटू राम आप जानते हैं उनको कहा जाता है, तो ऐसा आपको लगता है क्या, कोई अप्रहेंशन है कि वो पलट भी जाएंगे? नहीं, अब तो उनका मुझे लगता है जिस तरह से उनकी स्थिति है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकली वो अब हर आदमी का एक उठता है, वो फिर कुछ देर ठहरता है टॉप पर, उसके बाद गिरता है, तो मुझे लगता है वो एनफ इज़ एनफ। मुझे लगता है कोई यंग आदमी आएगा, कोई दूसरा आदमी आएगा। बेशक उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है, पिछले 20 सालों में वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आरजेडी के साथ रहे तो मुझे नहीं लगता कि क्या कर पाए होंगे, लेकिन एनडीए के साथ रहे तो उन्होंने डेवलपमेंट के तो कुछ काम किए हैं, लोग बताते हैं पटना के, उनके आसपास के ज़िलों के। तो और वैसे भी जब वो रेल मंत्री थे, जब दिल्ली में थे, तो हम सब मिले हैं उनसे, और एक सुलझे हुए आदमी तो लगते हैं। लेकिन अगर हेल्थ साथ नहीं दे रही हो तो आप ज़बरदस्ती नहीं खींच सकते चीज़ों को। तो मुझे उम्मीद तो है कि पॉजिटिव सी तस्वीर दिखेगी कुछ, लेकिन मुझे इस पूरी लड़ाई में, चुनावी लड़ाई में, एक जो पॉजिटिव चीज़ दिखती है वो प्रशांत किशोर दिखता है। थैंक यू सो मच राकेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्टीमेटली इन्होंने ये कहा कि द ब्राइटर साइड ऑफ बिहार इलेक्शन इज पीके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ स्टार नेटवर्क। गॉड ब्लेस यू ऑल।